हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बहुत सारी नई अपडेट्स बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड से। और आज की फर्स्ट अपडेट है क्रिस बमस्टेड की। तो क्रिस बमस्टेड ने गाइस फाइनली अपनी ट्रेनिंग बहुत ही सीरियस वे में स्टार्ट कर दी है, बिकॉज नाउ ही रियलाइज्ड कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ आ रहे हैं और अब ये वो टाइम है जब इनको कवर अप करना है। अब एक चीज़ और गाइस कि हमने स्मॉलेस्ट वर्जन देखा है क्रिस बमस्टेड का अभी, मतलब इतना स्मॉलेस्ट शायद मैंने इनको कभी नहीं देखा। वो इसलिए गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह अटेंड कर रहे थे और उस हिसाब से ये डाइट वगैरह नहीं कर रहे थे। अपना इन्होंने मैजिकल सप्लीमेंट का यूसेज भी बहुत ही कम कर दिया था, जो हमेशा ये कर देते हैं। तो आई थिंक दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्जन क्रिस बमस्टेड का। बट अब गाइस क्रिस ने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। तो क्रिस ने यहाँ पर बोला कि इवन दो वो कंटेंट है अपनी अचीवमेंट से, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट से, जो अभी तक उन्होंने हासिल करा है उन सब चीज़ों से, बट वॉट इफ़ अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी हो एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास, अभी और भी ज़्यादा डिग डीप कर सकते हो अपनी फिजिक में। तो ये एक ऐसी बात है जो क्रिस की मेंटालिटी के बारे में बता रही है कि क्रिस सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या पता अभी भी मेरे में बहुत ज़्यादा जान बाकी हो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी हो, और अभी मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया ऑलरेडी, बट क्या पता मैं अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। जो कि ऑनेस्टली गाइज एट हिज एज, मतलब ये अपने 30s में चल रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा है और अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइज, तो मुझे तो लगता है गाइज इनको ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में कि 2-3 साल और कंप्लीट करें कम से कम, क्योंकि 8 टाइटल तो ईजिली क्रिस बमस्टेड लेके जा ही सकते हैं। क्योंकि देखो ना, लास्ट ईयर अपने लैट्स इन्होंने ब्रेक कर दिए थे, उसके बाद भी जीत गए। उससे पहले बाइसेप टीयर हुआ था, उसके बाद भी जीत गए। आप देख रहे हो इंजरीज के बाद भी ही इज सो मच अहेड, सो मच सुपीरियर कि अपने कंपेटिटर्स को जो पूरे साल ट्रेन करके आ रहे हैं विदाउट एनी इंजरीज, उसके बाद भी बीट नहीं कर पा रहे क्रिस को, और क्रिस उनको इजीली बीट कर रहे हैं उसके बाद भी बहुत बड़ी मार्जिन से। तो आप समझो कितने सुपीरियर बॉडी बिल्डर, एक वंस इन लाइफ टाइम क्लासिक फिजिक एथलीट हम क्रिस बमस्टेड के रूप में देख रहे हैं। बाकी इस वक्त इनका वेट है 258 पाउंड्स, 258 पाउंड्स राइट नाउ। अब आप देखो निक वॉकर, डायरेक्ट लंसफर्ड, हार्डी चूपन, इनकी हाइट पर 240 या 245 पाउंड्स कितना ज़्यादा लगता है। बट क्रिस बमस्टेड बिकॉज ही इज अ टॉलर बॉडी बिल्डर, 6 फीट या 6 फीट 1 इंच, इसलिए गाइस 258 पाउंड्स पर भी इतने ज़्यादा लीनर साइड पर लग रहा है। तो अब इन्होंने अपना गोल वेट जो बताया है, इस वक्त इनका इस ऑफ सीजन में गोल वेट है 265 पाउंड्स। उसके बाद ये कट डाउन करना, प्रेप करना स्टार्ट करेंगे, बट और अब स्लोली हल्के से टाइम देते हुए ही इज गोइंग टू स्टार्ट गेनिंग। बट गाइस सैडनिंग बात तो ये है बहुत ज़्यादा कि क्रिस बमस्टेड की एरा अब कभी ना कभी जल्दी से ही खत्म होने वाली है। सी बम्स रेन इज गोइंग टू एन एंड। और सच में ऐसा अगर हो भी गया तो क्रिस के पास एग्जैक्टली 0 पॉइंट है प्रूव करने के लिए, बिकॉज इतना कुछ वो ऑलरेडी इस डिवीजन में कर चुके हैं। अब तो सिर्फ वो ऐसे ही कम्पीट कर रहे हैं, बिकॉज प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बचा। ऑलरेडी उन्होंने इतनी बड़ी लेगेसी अपनी बना दी है इस डिवीजन में, जो आई थिंक आने वाले टाइम में किसी के लिए भी टच करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है स्टेफन मटाला की। वो स्टेफन मटाला मैन इस वक्त बहुत ज़्यादा ना न्यूज़ के अंदर है, बिकॉज ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। जो इन्होंने अपनी ये पोस्ट, अपनी ये फिजिक अपडेट शेयर करी है ना, हर एक चैनल उनके बारे में बात कर रहा है, हर एक इंस्टाग्राम पेज उनको दोबारा से रीपोस्ट कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि गाइस ही इज लुकिंग सो डैम इनक्रेडिबल ओवर हियर। अभी ये सिर्फ 4 वीक से अपनी प्रेप के अंदर, 4 वीक से इन्होंने डाइटिंग और वर्कआउट को अपने सही करा है। उसके बाद भी गाइस कैसी अमेजिंग इनकी कंडीशन लग रही है, कैसे अमेजिंग इनके प्रपोर्शंस लग रहे हैं। अभी तो इन्होंने खुद को पुश करना उस लेवल पर स्टार्ट भी नहीं करा। अब देखो पैट्रिक टूर की कोचिंग के अंदर ट्रेन कर रहे हैं ये पैट्रिक टूर, जिनको हम जानते हैं हर एक एथलीट को इनक्रेडिबली कंडीशन लाने के लिए। अब देखो माइकल डबूल हो गए, क्योन पियर्सन हो गए, लेस्लो किराली हो गए, हर अपने एथलीट को बहुत ज़्यादा कंडीशन लाते हैं ये। जॉन लेरोसा भी आई थिंक इनके अंडर ही ट्रेन कर रहे हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। मुझे याद नहीं है इनका, इसलिए शायद मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एनीवेज आप देखो हर एक एथलीट इनका बहुत ज़्यादा कंडीशन आता है, बहुत ज़्यादा श्रेडिड आता है। तो इसीलिए गाइज मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ स्टेफन मटाला बहुत इंक्रेडिबल आएंगे। बट अभी अगर आप इनकी फिजिक देखोगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कर ली हैं। दैट इज़ वेरी मच विजिबल। इवन बैक पोजेज देखो इनके इस तरह नहीं लगते थे, बैक पोज इनके बहुत ज़्यादा लैक करते थे, और इनको फीडबैक यही मिलता था कि अपनी बैक को आपको वाइड करना होगा, डिटेल्स ऐड करनी होंगी। और अब देखो इनकी बैक पर कैसी आपको डिटेल्स विजिबल हैं, लैट्स वाइडर साइड पर होते जा रहे हैं। एंड इट इज़ जस्ट ही स्टार्टिंग। अभी ये स्टार्टिंग डेज हैं इनके स्टार्टिंग ईयर्स हैं। अभी बहुत ज़्यादा आगे इनको जाना है, बहुत ज़्यादा ईयर्स इनके पास बाकी हैं कंपीट करने के लिए। तो उसी हिसाब से गाइस इनकी इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं तो डेफिनेटली ये देखता हूँ कि इनके सारे प्रपोर्शंस, हर एक चीज़ इंप्रूव लग रही है इस साल। ऐसा नहीं है कि एक जगह इन्होंने वर्क करा है, हर एक एस्पेक्ट पर क्रेजी इंप्रूवमेंट्स विजिबल हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, एंड इट ब्लू माई माइंड कि एक साल में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं स्टेफन मटाला ने। सो देखते हैं जब ये शो में आएंगे उस वक्त इन्होंने कितनी मसल मास रिटेन कर रखी होगी और कितने इंक्रेडिबल ये लगते हैं 4 वीक्स की प्रेप के बाद। अभी तक तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है उर्स केल्सिंस्की के बारे में। उर्स केल्सिंस्की फाइनली बैक टू हिज रूटीन।
मतलब आपको याद है ना, मैंने लास्ट अपडेट उनकी कवर करी थी जहाँ पर वो बोल रहे थे कि अब मैं थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहता हूँ जिम से, वर्कआउट से, सोशल मीडिया से, हर एक चीज़ से। अब मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे शोज़ कर लिए हैं। और साथ में एक चीज़ मुझे काफ़ी रियलाइज़ हो रही है कि इन चीज़ों में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया हूँ और ख़ुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इन्होंने गैप लिया था, बट आई थिंक एक सिर्फ वीक हुआ है, उसी के बाद ही 1 वीक के बाद ये वापस आ गए। मतलब ये रह नहीं पाए थे और पोस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर। तो देख लो, ऐसा ही होता है जब डिसिप्लिन आपके अंदर होता है। आप रेस्ट भी लेते हो ना तो आपको फील होता है बुरा, आप गिल्टी फील करते हो और आप वापस आए तो उसी पुरानी रूटीन पर, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू फील लाइक हेवन, दैट इज़ वेयर यू फील प्रोडक्टिव। और यही चीज़ हुई है उर्स केल्सिंस्की के साथ। 1 वीक या 1.5 वीक के अंदर ही वापस आ गए ये, क्योंकि ये अपडेट मैंने अभी कवर करी थी। और इस वक्त ये सोच रहे हैं दुबई प्रो के बारे में। दुबई प्रो में डेफिनेटली गाइस मुझे लगता है कि उर्स केल्सिंस्की अगर उतरते हैं वहाँ पर इनके चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे जीतने के, क्योंकि वहाँ रामोंडिनो इज़ नॉट गोइंग टू कम्पीट, वहाँ पर वेस्ली विजर्ड्स इज़ नॉट गोइंग टू कम्पीट। वेस्ली के चांसेस बहुत कम है वहाँ कम्पीट करने के, बिकॉज अब वो प्रॉपर अपना टाइम ऑफ सीजन में इंप्रूव करने पर ही देंगे, सीबम भी कम्पीट नहीं करेंगे। तो अगर उर्स केल्सिंस्की वहाँ उतरते हैं, एक अच्छा प्राइस मनी ये वहाँ पर जीत सकते हैं, बिकॉज अगर ये उतर गए तो वहाँ मुझे नहीं लगता इनको कोई बीट कर पाएगा। और बियॉन्ड भी आ गए ना, तो बियॉन्ड के साथ इनका जो मुकाबला होगा सेकंड प्राइस के लिए भी बहुत अच्छा प्राइस मनी है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए बन जाएगी वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से अब आई थिंक अगले 15-16 वीक्स इनको प्रेप ही करनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए उसी हिसाब से, और फिर उतरना चाहिए दुबई प्रो में। बाकी अगर ये दूसरी तरफ भी चाहते हैं जहाँ पर ये ऑफ सीजन लेते हैं तो मैन दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। मतलब उस हर साल आई थिंक 4 से 5 महीने का ऑफ सीजन लेते हैं, उसके बाद भी इनकी इंप्रूवमेंट्स उस तरह की नहीं होती। और आई थिंक इनके आर्म्स के जेनेटिक हैं ही ऐसे गाइस कि ये इंप्रूव तो करते हैं, बट इनके आर्म्स फिर भी कभी इतने बिगन नहीं लगते, हमेशा में लैग करते हुए दिखते हैं। तो इस चीज़ पे इनको देखना पड़ेगा अपने प्रपोर्शंस को कैसे ये ऑप्टिमाइज़ करें। और इस साल तो आपने देखा ना कि कैसे इवन आफ्टर इंप्रूविंग, इस साल इन्होंने इंप्रूव करा, उसके बाद भी अपनी प्लेसिंग में ही गिर गए, ब्रियॉन के नीचे आ गए। तो यही हो रहेगा इसके, आपको हमेशा क्लासिक फिजिक डिवीजन में तो आपके गले पर एक तलवार लटकी हुई है, आप इंप्रूव करोगे ना उसके बाद भी आप खतरे में हो। क्लासिक फिजिक डिवीजन में पता है कौन सेफ है? हर कोई जो 6 प्लेस के बाहर आता है, यस, क्योंकि उनसे इतनी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती और वो जब इंप्रूव करेंगे ना उनके सर पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, वो इंप्रूव करेंगे तो वो टॉप 6 में क्रैक कर सकते हैं। बट जो टॉप 6 के बंदे हैं वो इतना ज़्यादा इंप्रूव करने के बाद भी उन पर खतरा बना रहता है कि भाई कोई बाहर से अंदर ना आ जाए और हम जल्दी से बाहर ना निकल जाए। और ये चीज़ होती है गाइस, आप देख लेना क्लासिक फिजिक डिवीजन में ऐसा ही हो रहा है। एक जो प्रेशर होता है टॉप 6 वाले एथलीट्स पे, वो अलग ही लेवल का होता है। खैर यहाँ पर मैं क्रिस की बात नहीं कर रहा, बाकी उनके अलावा जो 5 एथलीट्स होते हैं उन सब पे एक प्रेशर है कि भाई कोई भी अंदर ना आ जाए, बिकॉज एक से एक फिजिक आ रही है। और जो दूसरे बंदे हैं वो सारे बिना किसी प्रेशर के ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमने टॉप 10 भी क्रैक कर लिया, टॉप 8 भी क्रैक कर लिया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। तो वही चीज़ है गाइज, इसीलिए उर्स को अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो यही देखता हूँ कि अब सारे एथलीट्स जल्दी ना रिप्लेस होते जाएंगे नए एथलीट्स से। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और वो है लोगन फ्रैंकलिन की। एंड लोगन फ्रैंकलिन गाइज, लोगन फ्रैंकलिन स्टार्टिंग हिज प्रेप। नहीं गाइज, मिस्टर ओलंपिया के लिए नहीं, बिकॉज मिस्टर ओलंपिया में अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, बल्कि एक किसी और दूसरे शो के लिए। यस, लोगन फ्रैंकलिन को पता नहीं क्या हुआ है, उन्होंने डिसाइड करा है कि मिस्टर ओलंपिया से पहले, इवन दो ही इज़ क्वालिफाइड, मैं फिर से एक शो करूंगा, और उसके लिए प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज ये चीज़ इनका मोमेंटम ब्रेक कर सकती है। ही इज़ डिसाइडिंग टू डू इट, तो इनकी अपनी मर्जी है। दुबई प्रो में शायद ये कम्पीट करने होते हैं, लेकिन एक बात गाइस अभी भी है कि अपने आप को अभी भी खुद ही कोच कर रहे हैं। ही सेल्फ कोचिंग, जिसको काफ़ी लोग ट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इनको खुद को ट्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी को हायर नहीं करा है। तो पिछले 2-3-4 शोज़ में हमने देखा है कि ये खुद को ट्रेन करते आ रहे हैं, खुद को कोच करते आ रहे हैं, और उसके बाद उस तरह से कंडीशनिंग या पीक को ये हिट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। अब देखो दूसरे एथलीट्स हैं कई सारे जो ऐसे कर देते हैं, कई सारे नहीं कर पाते। अब ब्लेसिंग अवोदिमो ने भी यही ट्राई करा था, लेकिन उनको 2 शोज़ में ही रियलाइज़ हो गया था कि भाई मेरे पॉसिबल नहीं है, मेरे बस की नहीं है खुद से खुद को ट्रेन करना। ये प्रेशर अलग ही होता है, और दूसरे की बॉडी को इवैल्यूएट करना अलग चीज़ है, अपनी बॉडी को खुद से इवैल्यूएट करना इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। आप उस तरह से रीड नहीं कर सकते। तो ब्लेसिंग ने क्या करा, जैसे उनकी 2 शोज़ में परफॉर्मेंस लैक करी, उन्होंने फ़ौरन एक कोच हायर कर लिए। तो आई थिंक लोगन फ्रैंकलिन को भी यही कर लेना चाहिए, बट यस आई डोंट नो इनके माइंड में क्या चल रहा है। स्टार्टिंग से ये इस तरह से ही कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो अब देखते हैं ये किस तरह करते हैं। बट अगर मैं यहाँ इनकी अपडेट की बात करूँगा तो यहाँ तो मुझे ये इतने ज़्यादा लीनर साइड पे लग रहे हैं कि ही इज़ नॉट इवन लुकिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि फिटनेस मॉडल होते हैं ना, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पर आते हैं, वैसे लग रहे हैं। तो इनको मसल मास आई थिंक गेन करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से तो लैट्स पर भी इनको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। बट आई थिंक लोगन फ्रैंकलिन की जो एरा थी, जो एक टाइम था जहाँ पर ये शाइन कर सकते थे, वो अब लॉन्ग ऑन हो चुका है, वो अब जा चुका है। और आज की लास्ट अपडेट है स्काई के प्रो के बारे में, यानी कि कार्लोस डी ओलिवेरा के बारे में। एंड इट इज़ द ग्रोइंग सीजन फॉर हिम, मतलब अब ये ग्रोइंग सीजन पे जा रहे हैं, ऑफ सीजन पे जा रहे हैं। एक बहुत ही एस्थेटिक फिजिक, एंड गाइस एक्चुअली एक मैंस फिजिक को डिफाइन करने वाली फिजिक। मतलब पहले मैंने शायद ये चीज़ रायन टेरी के बारे में बोली थी, आई थिंक डियोगो के बारे में ही बोल चुका हूँ, और ये तीसरा एथलीट है जिनके बारे में ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत फिजिक है, एक एक्चुअल बीच बॉडी को डिफाइन करती है।
कोई भी मसल दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोपोर्शनेट नहीं है। सो डेफिनेटली गाइस इस पॉइंट पर, अपने ऑफ सीजन के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी ही इज़ लुकिंग क्रेजी डाइल्ड इन। मतलब ऐसा लग रहा है किसी शो को अभी करके आए हैं, जबकि पिछले 3 महीने से आई थिंक उन्होंने कोई भी शो नहीं करा। स्टार्टिंग में ही क्वालिफाई हो गए थे, उसके बाद कोई प्रेप नहीं करी, उसके बाद भी कंडीशनिंग देखो इनकी किस कदर अमेजिंग लग रही है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रायन इज़ द चैंपियन। और जब से रायन टेरी चैंपियन है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऐसी फिजिक है ना जो ओवरली डेवलप नहीं है, जो बहुत ही खूबसूरत बीच बॉडी को डिफाइन कर सकती हैं, बहुत ही एस्थेटिक फिजिक है, उन सबके चांसेस बनते हैं। बिकॉज रायन टेरी उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। और ऐसे ही जितने एथलीट्स हैं ना, अब उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे उनसे टक्कर लेने के लिए, उनसे बैटल करने के लिए। और इस चीज़ में फर्स्ट पर्सन कौन माइंड में आता है? मेरे माइंड में तो सिर्फ काई के प्रो आते हैं, सेकंड आते हैं डियोगो। बट काई के डियोगो से कहीं ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे इस सेंस में, बिकॉज डियोगो भी कहीं ना कहीं एक बॉडी बिल्डर जैसे लगने लग जाते हैं, बिकॉज ही इज़ रियली ह्यूज। काई के मैन, ही इज़ लुकिंग वेरी लीन, बहुत एस्थेटिक और बहुत ज़्यादा डिफाइंड फिजिक के कैरी करते हैं। तो मुझे तो इनके चांसेस लगते हैं। लुक एट हिज प्रोपोर्शंस गाइस, इनसेनली ग्रेट शेप, वाइड शोल्डर्स एंड अमेजिंग फिजिक। तो आप बताओ मुझे, रायन टेरी को आप कौन चैलेंज कर सकता है? मुझे तो काई के प्रो लगते हैं ऐसे एथलीट। बाकी आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो। अब जल्दी से ना आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील भी होने वाला है, उसको मैं कवर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट्स में बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट पसंद आई, किसकी अपडेट को और कवर करना है। थैंक यू, बाय बाय।